जी जनाब, 31 मई 2026 का दिन, तारीख और इतवार का दिन, आपसे दूसरा इंटरेक्शन, आपसे दूसरी गुफ्तगू, हमारी बैठक। और दोस्तों के इतराज पे अब फॉर्मेट ये बनाया है कि जो ही 25 मिनट पूरे होंगे हम अपनी ये गपशप जो है वो खत्म कर देंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए इंशाल्लाह आइंदा शिकायत नहीं होगी। आज का आगाज एक वाक्य से करेंगे। ये जो आपके सामने वाकयात रखे जाते हैं ना, तो इनका मकसद होता है, ये वाकयात बुराए वाकयात नहीं होते कि हमारे सियासतदानों की और खासकर हमारे जर्नैलों की इस मुल्क के साथ कितनी दिलचस्पी है और इस मुल्क से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं कई दफा आपको एडोल्फ हिटलर की एक बात सुना चुका हूं। एडोल्फ हिटलर पे इल्जाम है कि उन्होंने यहूदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसमें शक भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। लेकिन एडोल्फ हिटलर का मौकिफ था कि मैं जर्मनी में जिस भी शरारत के पीछे जाता हूं, जिस भी फितने के पीछे जाता हूं, तो उसके पीछे एक यहूदी बैठा होता है। अब यहां हर फितने के पीछे कौन बैठा होता है, ये मैं आपके सामने वाकया रखने जा रहा हूं। आपने खुद डॉट कनेक्टिंग जो है वो कर लेनी है। कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, बड़ा मशहूर गाना है, आपने सुना होगा। मैं रात के खबरनामे के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था कि ईवान सदर से एडीसी का फोन आया कि सदर जनरल याह्या खान मैनेजर से बात करना चाहते हैं। ये रात कौन सी थी पता है? ये गालबन दिसंबर 1971 की 14 या 15 तारीख थी। ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान टूटने में मेरा ख्याल है 24 घंटे बकाया थे या 48 घंटे बकाया थे कि रेडियो पे फोन आता है जनरल याह्या का। जी, और मशरकी पाकिस्तान में जंग की सूरत हाल बहुत ज्यादा मायूस कुन थी। जी, मैं घबरा गया कि शायद खबरनामे में कोई ऐसी खबर चली है जिसका सदर पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। मैं एडीसी से दरियाफ्त करना चाहता था कि असल माजरा क्या है, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कह सकूं, उसने कहा द प्रेसिडेंट इज ऑनलाइन, कि सदर खुद लाइन पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जनरल याह्या खान बोल रहे थे और मैं उनकी डांट के लिए तैयार था, मगर उनका मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़े खुशगवार अंदाज में मुझसे कहा, आप अभी तक दफ्तर में हैं? जी हां, मैं खबरनामा खत्म होने तक ठहरता हूं। उन्होंने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, यार मेरा एक काम कर दो, मेरे कुछ दोस्त मेरे पास बैठे हैं, हमारी शर्त लगी है कि अगर हो सके तो खबरों के बाद ये गाना लगवा दो। कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा। हालांकि ये वो रात थी जब पाकिस्तान टूट रहा था। हर फितने के पीछे यहाँ पे कौन है, 78 साल से आप जो है वो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उस वक्त का आर्मी चीफ, उस वक्त का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और उस वक्त का सदर मुमलिकत वो टीवी पे फरमाइश कर रहा है कि कल 14वीं की रात थी, ये गाना जो है वो लगा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आप जानते होंगे, महमूद नारी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मेरे देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। जो थोड़े से लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं और अपना प्यार भरा फीडबैक भी देते हैं और रहनुमाई भी करते रहते हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, फिर 2-4 मुद्दे हैं। जीबी में क्या हो रहा है, जीबी के पहाड़ क्या देख रहे हैं, और दुनिया के या पाकिस्तान के मुतनादा तरीन इलेक्शन का क्या हो रहा है जो है ना वो जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा शमशाद अहमद खान एक दफा फिर बोले हैं, आपको बताया है कि सरता पा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सबका
जो है ना वो सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने भुट्टो और एक पागल जर्नल का जो है ना वो जिक्र किया है, वो आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि वो कायदे और कानून जो अल्लाह पाक ने अपने अंबिया के लिए तब्दील नहीं किए, वो चंद गलीज और प्लीद जर्नैलों के लिए वो ज़ाब्ते बदल देगा। ये हमारे मुद्दे हैं 3-4। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल कुछ खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान की खबरें हैं, वो डिस्कस करेंगे। मसलन सबसे पहली खबर जो है वो खबर ये है कि ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें तीसरी दफा धोखा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी के आदाब से न वाकिफ हैं, न उनको सफारतकारी आती है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो अपने बयानात बदलते रहते हैं और आज तक उनका वाज़े मौक़िफ़ वो किसी की समझ में नहीं आ सका। इसका जिक्र ईरान ने किया है। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो है पीट हेग्सेथ। आप जानते हैं ये भी टुच्चा है, लुच्चा है, शराबी है, शराब पीकर ये शराब खानों में पड़ा रहता था, अब ये वजीर दिफा बन गया है। ये कहता है कि ईरान पर हमले के लिए हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। तो आप तैयार हैं तो आप हमला करें। ईरान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ईरान में कोई फील्ड मार्शल नहीं है, आपको जवाब मिलेगा। आपने कुवैती एयरबेस पे हशर देख लिया कि वहां पे बहुत ज्यादा अमरीकी जो है वो जख्मी हो गए हैं और कुवैत में अमरीकी एयरबेस की ईंट से ईंट बुझा दी है ईरान ने। बहरहाल आप हमला करें, जरूर करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरान कहता है कि अमेरिका के साथ जो मुफाहमत है, मुमकिन मुफाहमत, उसमें 12 अरब डॉलर्स कम अज कम, यानी 12 अरब डॉलर शामिल हैं कि हमारे 12 अरब डॉलर जो है वो रिलीज किए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि 79 में ईरान के अरबों डॉलर्स मुख्तलिफ ममालिक में फंस गए और वो डॉलर्स अभी तक उन ममालिक के पास हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि उस वक्त के जो डॉलर्स थे अब तो वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं, उन पे बेतहाशा सूद लिया जा चुका है। तो ईरान कहता है कि वो 12 अरब डॉलर उसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो जेडी वैंस हैं, यानी इनको मुतबादिल करार दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना वो मुतबादिल होंगे, यानी ये सदारती उम्मीदवार होंगे अगले। लेकिन दूसरी तरफ बहस ये छिड़ी हुई है कि जेडी वैंस की जो जहानत है या जेडी वैंस की जो अप्रोच है उस पे शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप निजी महफिलों में। वो समझते हैं कि जेडी वैंस इस ओहदे के काबिल नहीं है। इसकी एक और वजह भी है। इसकी वजह यह है कि ईरान पर हमले की मुखालफत की थी जेडी वैंस ने, लेकिन फिर आपको पता है कि अमरीकियों का जो पट्टा है, जो एस्टेब्लिशमेंट का पट्टा है, वो इजराइल के हाथ में, बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में, वरना जेडी वैंस ने पहले इसकी मुखालफत की थी इस जंग की। उसके बाद अगली खबर यह है कि अमेरिका ने आज स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा वो मुखलिस दोस्त है और इसकी जो पाकिस्तान की दोस्ती है ये सच्ची दोस्ती है। जो अमेरिका के दोस्त थे माजी में वो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, वो शाह ईरान थे, वो जनरल पनोशे थे, वो जनरल मुशर्रफ थे, वो जनरल जिया थे, हत्ता कि वो जनरल अयूब थे। सीटों और सेंटों में वो शामिल हुए, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ वो भी आपके सामने कई दफा रखा है। तो अब भी इंजाम, क्योंकि जो दोस्तों, जो ममालिक होते हैं ना, मुल्क होते हैं, उनकी दोस्तियां नहीं होती, उनके मफादात होते हैं। ये पाकिस्तान में शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी ने ये ट्रेंड मुतारिफ कराया कि जी कोई शादियों में पहुंच गया, कोई शादियों का गवाह बन गया, किसी ने शादियां कर डाली। ये जो मुल्कों के तल्लुकात होते हैं ये इस तरह ठरक पे भी चलते हैं, लेकिन वो आर्दी होते हैं, ठरक पे भी चल जाते हैं क्योंकि शौकीन है, ज़ाहिर है अमीर हैं, उनके पास पैसे हैं, वो ठरक शरक झाड़ जाते हैं। रहीम यार खान में भी ठरक झाड़ जाते हैं, हाथों की गर्मी भी महसूस कर जाते हैं, लेकिन वो मफादात उनके अपने होते हैं। वो इन बातों पे जो है ना, जिस तरह अमेरिका, मैंने आपको हेनरी किसिंजर का कई दफा बताया कि उनकी खारजा पॉलिसी हेनरी किसिंजर ने बनाई थी और हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बुरी है, लेकिन जो अमेरिका की दोस्ती है वो मौलिक है, फेटल है,
वो जान से मार देती है, और इसमें कोई शक नहीं है। माजी में सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि आदिल नजम साहब, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एक्सपर्ट हैं, ये कहते हैं कि जो ईरान पे हमला है तो पहले दिन से अमरीकी अवाम इसके खिलाफ है। अमरीकी अवाम ने इसको शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा। वो समझते हैं कि अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहा है, अमरीकी फौज को बेंजामिन नेतन्याहू आग में धकेल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ना वो अमरीकी इस जंग को अमेरिका की जंग नहीं समझते। यानी एक सवाल है कि जंग से पहले ईरान क्या मसला पैदा कर रहा था अमेरिका के लिए। जहां तक बेंजामिन नेतन्याहू का ताल्लुक है, वो 1980 से कह रहा है कि अगले हफ्ते ईरान एटमी ताकत बन जाएगा, अगले हफ्ते ईरान एटमी ताकत बन जाएगा, वो 1980 से कह रहा है। और ये भी उन्हें पता था कि सैयद आयतुल्लाह अली खामेनाई का फतवा मौजूद था कि क्योंकि एटम बम चरिंद परिंद हर चीज मार देता है तो ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे। हाँ, हम यूरेनियम को इनरिच्ड करेंगे, अफसुर्दा करेंगे, अपनी तवानाई की जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो नेतन्याहू है वो बार बार दुनिया को डराता रहा कि ईरानी जंगली हैं, ईरानी हार्डलाइनर्स हैं और ईरानी इंतहा पसंद हैं। पूरी दुनिया को ईरान के एटम प्रोग्राम से खतरा है। हालांकि आप लोगों ने देखा ईरान को पहली दफा कि ईरानियों का तर्ज अमल किस तरह है और अमरीकियों का किस तरह है। ईरानियों के वफ्द को आपने देखा कि वो सारे PhDs हैं, वो कितनी सुलझी हुई और नरम लहजे में बात करते हैं, कितनी दलील के साथ बात करते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ट्रक की बत्ती के पीछे जो है इसने लगाए रखा। अब क्या ये जर्नैलों के लिए जो अल्लाह पाक हैं वो अपने जाब्ते वो तब्दील कर देंगे? फितरत जाब्ते नहीं बदलती, फितरत रिश्तेदार नहीं होती किसी की। कंपनी अपने जाती मफादात और इमरान खान के खौफ से बदनाम जमाना क्रिमिनल्स को जरूरत से ज्यादा नवाज रही है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, जहां भी हैं क्रिमिनल्स। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सिकंदर सुल्तान राजा के भाई को रेलवे पुलिस का IG बनाया गया है। उसने और उसकी बेगम ने मुलाजमीन का जीना हराम कर रखा है। अब सिकंदर सुल्तान राजा खुद क्रिमिनल है, सिकंदर सुल्तान राजा खुद फांसी पे चढ़ना चाहिए। कमिश्नर पिंडी चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कादी फायद ईसा और मैंने पिंडी में 80-80 हजार की लीड से जो हार रहे थे उनको जितवाया। तो बजाय रस्सों के, बजाय टोकों के उनको नवाजा जा रहा है, और खौफ सिर्फ इमरान खान का है जी। तो ये जो है वो इनको नवाजा जा रहा है। वफादार ब्यूरोक्रेट्स और जजों पे तो नवाज़शात की बारिश कर दी गई है, मगर फिर भी बात नहीं बन रही। बात दरअसल बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? कि भैड़ी नीयतों और भैड़े कामों के नताइज कभी अच्छे नहीं निकलते। जवाल जारी है, जवाल अपने कमाल को जो है वो पहुंचेगा। क्यों? किसी सियासतदान, जर्नैल, सहाफी या दानिशवर की बात पे तवज्जो न दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम में कोई बरकत नहीं रखी। सिंपल सी बात है। फॉर्म 47 की हराम तरीके से बनी हुकूमत को अमेरिका, रूस और चीन मिलकर सपोर्ट करें तो भी नहीं चलेगी। जो मर्जी कर लें, घसीट लें, लोगों पे जुल्म कर लें, यानी मोटरसाइकिल का पेट्रोल महंगा हो और जहाजों का सस्ता हो क्योंकि मुख्यमंत्री शामिल है, नहीं चलेगी जी। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी मजीद वक्त जाया कर ले, सिर्फ तबाही आएगी। अल्लाह ने अपने कवानीन और जाब्ते अपने नबियों के लिए तब्दील नहीं किए तो चंद गलीज और प्लीद जर्नैलों के लिए क्यों करेगा?
या तो हम कहें कि फलां जो पैगंबर है या फलां नबी था, उसके लिए फितरत ने अपना कांटा बदल लिया, कानून तब्दील कर लिए, कायदा बदल दिया, तो फिर भी हम कहते ये इतने पाकबाज हैं कि इनके लिए फितरत अपने कवानीन बदल देगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि पाकीज़ा और पाक साफ एक ड्रम दूध में ये आधा गिलास विस्की का मिला चुके हैं। अब आप कहते रहे कि आधा गिलास है, ड्रम तो नहीं है, पूरा पूरा ड्रम तो साफ है, उसमें आधा गिलास विस्की मिलाई गई है, तो आप में से कौन कौन पिएगा, ये सवाल है। और यहां तो आधा गिलास नहीं भर के बाल्टियां मिलाई गई हैं, बाल्टियां भर भर के शराब की और उमुल खबाइस की मिलाई गई हैं। तो ये सिस्टम कोलैप्स करेगा। ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। बकौल कैसर बंगाली के कि डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन एक ऑफिशियली ऐलान होना है कि जो है वो मुल्क डिफॉल्ट कर गया है, वरना मुल्क तो डिफॉल्ट है। मुल्क की जो बरामदात हैं वो खत्म हो गई हैं, मुल्क में जो सरमायाकारी है वो खत्म हो गई है, मुल्क के पास जो कमाने के जराए हैं वो खत्म हो गए हैं। मुल्क के पास जो कमाने का जरिया है वो पेट्रोलियम लेवी है, डीजल लेवी है, इसके अलावा बिजली है, इसके अलावा गैस है, जिसके बगैर अवाम का गुजारा नहीं है। गरीब से गरीब बंदा बिजली इस्तेमाल करता है, फिर टैक्स देता है, इसके अलावा गैस इस्तेमाल करता है, फिर फिक्स चार्जेस देता है, इसके अलावा पेट्रोल इस्तेमाल करता है एम्बुलेंस के लिए, अपनी रोजी के लिए, लोडर के लिए, तो वहां से ये ले रहे हैं और हुकूमत अपने अलल्ले तलल्ले पूरे कर रही है। मैंने आपको एक दिलचस्प बात बताई थी कि जितना इनको IMF ने टारगेट दिया था उससे ज्यादा उन्होंने लेवी कमा ली, क्योंकि उनको पता है कि कौन एहतजाज करेगा, कौन जो है वो बोलेगा। जो बोलते थे, जो एहतजाज करते थे, 26 नवंबर को आपने देखा खेतों में एक कौवा मार के टांग दिया जाता है बाकी कौवों के लिए। 26 नवंबर को उन्होंने गोलियां मार दी, मुरीदके में इन्होंने गोलियां मार दी, इन्होंने कौवा मार के टांग दिया, बस फिर जो है ना वो हर कोई चुप कर गया। और ये रिहर्सल भी थी, इजराइल को तस्लीम करने की रिहर्सल भी थी कि अगर कोई बाहर आया ना तो फिर हमने कौवा मार के टांग दिया है। अगली खबर पे चलते हैं और ये पाकिस्तान की खबर है। खबर ये है कि IMF कह रहा है, जरा अंदाजा करें, IMF कह रहा है कि GST पहले पता है कितना चल रहा है, जनरल सेल्स टैक्स 18%। IMF कह रहा है कि इसको 19% करें, 19% पाकिस्तानियों पे GST। और क्या करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी करें, अभी मार्केट में आई नहीं है, इतनी ज्यादा जेर इस्तेमाल नहीं है, महंगी करें। और सबसे बड़ी बिजली जो गिराने जा रहे हैं, तारिक मतीन कहते हैं कि कौम मातम का और रोने धोने का बंदोबस्त कर ले। सबसे बड़ी बिजली गिराने जा रहे हैं सोलर पैनल पे, सोलर पैनल महंगे करने जा रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल महंगे करेंगे। पहले इन्होंने कहा खरीदें, इन्होंने कहा खरीदें, लोगों ने खरीदे तो IPPs उनके पैसे कम हो गए, बिजली नेशनल ग्रिड से निकल गई, लोगों ने 10-10 लाख रुपए लगा लिया, AC के लिए भी पैनल लगवा लिए, बिजली निकल गई नेशनल ग्रिड से। IPPs सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, जरदारी, शरीफ खानदान के 18 हैं टोटल, भाई लोगों के हैं। तो अब कह रहा है IMF कि सोलर पैनल महंगे करें। अगर कोई खरीदने का प्रोग्राम बना रहा है तो जून से पहले बना ले। मेरे ख्याल है 5 जून को या 6 जून को बजट है, खरीदारी करनी है तो खरीदारी कर लें, क्योंकि हुकूमत सोलर पैनल महंगे करने जो है वो जा रही है। इससे मिला के अगली खबर सुने, FBR ने जो शॉर्टफॉल दिया है, जो टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी, वो है 868 अरब खसारा, 868 अरब का खसारा। सिर्फ मई में ये खसारा हुआ है 184 अरब, सिर्फ मई में, आज आखिरी दिन है, 184 अरब का खसारा FBR ने किया है। मैं कई दफा आपको समझा चुका हूं, कई दफा, कि दफ्तर में जो टैक्स जमा कराने चाहे तो टैक्स जमा करने वाला कहता है कि यहां क्यों टैक्स कराते हो, शाम को मेरे ऑफिस में आ जाना। जिस तरह डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं, शाम को मेरे ऑफिस में आ जाना, बस उधर सारे मामला तय हो जाते हैं। यानी मैंने आपको बताया नहीं कि हारून रशीद साहब कहते हैं कि 2200 अरब की सालाना करप्शन होती है FBR में। हारून रशीद साहब कहते हैं 2200 अरब की,
तो होती है। FBI के मुलाजमीन को देख लें, मैंने तो देखे हैं, भुगते भी हैं कि वो किस तरह हैं, उनके पास क्या कुछ है, जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स होते हैं। बहरहाल ये इन्होंने जो है वो खसारा किया है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल तीन दफा महंगा किया गया, 3 दफा सस्ता किया गया, लेकिन एक्चुअल सस्ता नहीं हुआ। महंगा कितना हुआ? 85 रुपए, 50 रुपए। सस्ता कितना हुआ? 6 रुपए, 8 रुपए। एक्चुअल सस्ता नहीं हुआ। वैसे पेट्रोल सस्ता हो गया बैन अवी मंडी में, लेकिन वो जो आपको बता रहा हूं लेवीज और वो जो टैक्सेस हैं वो हुकूमत वसूल कर रही है, उसी तरह वसूल कर रही है। लिहाजा पेट्रोल के जितने फवायद पहुंचने चाहिए थे उतने फवायद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचे। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि जो टपोरी था, कामरान टपोरी, गवर्नर सिंध, ये गैर कानूनी कामों में रुकावट डालता था। ये वो चिद्धा कह रहा है, फारूक स्टार चिद्धा चना टपोरी स्कूटर चोर, इसलिए उसे हटाया गया। कैसी फिल्म है पाकिस्तान में? वो शोले फिल्म वाला कालिया वो नाजायज काम में रुकावट डालता था, इसलिए उसको हटाया गया। अगर इस बात पे हटाया जाए तो सारे जर्नैल फारिग हो जाएंगे, सारी हुकूमत फारिग हो जाएगी। बहरहाल अगली जो है ना वो मुद्दे पे चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। बिलावल जरदारी के जलसों का शेड्यूल जारी हो गया है। पूरी जो नून लीग के वुज़रा हैं उनके पट्टे खोल दिए गए हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। कैप्टन सफदर दर दर के धक्के खा रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जलसों में निकाल रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, क्योंकि पंजाब में दाखिले पर पाबंदी है, स्पेशली लाहौर में दाखिले पर पाबंदी है। अगर कोई हराम हो जाए, मर जाए या किसी की शादी हो तो फिर उसको जाती उमरा में दाखिले की इजाजत मिलती है और उसे लिख के दिया जाता है कि यहाँ पे तुमने 10 घंटे रहना है, दिन को यहाँ पे तुमने 8 घंटे रहना है, फिर निकल जाना है। ठीक है जी। लेकिन पीटीआई पे पाबंदी है, जुनैद अकबर पे, असद कैसर पे, इन पे पाबंदी है, सुहेल आफरीदी पे पाबंदी है। लेकिन कब्रिस्तान बन चुका है जनरल आसिम मुनीर का जीबी, जर्नैलों का गले की हड्डी बना हुआ है। ये इलेक्शन 5000 का दस्ता, ताजा दम दस्ता रवाना हो गया डब्बे उठाने के लिए, आरओज को बैंत मारने के लिए, आरओज को ठुड्डे मारने के लिए, रात को 2 बजे आरओज का तबादला करने के लिए वहां पे चाको चौबंद दस्ता पहुंच चुका है। वो इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह इलेक्शन के नताइज को मैनिपुलेट करेगा। बहरहाल फिलहाल जो जीबी है वो जनरल आसिम मुनीर के कब्रिस्तान की जो है वो मंजर कशी कर रहा है। हर तरफ 804 है, पहाड़ों पर 804 लिखा हुआ है। एक जमे गफीर है जो 804 पे जमा है, और जो इन्होंने सर्वे कराया है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सर्वे कराया है, उसमें से 24 में से 21 सीटें जो है वो पीटीआई बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वहां पे चाको चौबंद दस्ता पहुंच गया है। शमशाद अहमद खान एक सेमिनार से खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो एक पागल जर्नल का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। शुरू में मैंने जिसका वाक्य सुनाया, रात 14वीं की चांद थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, चर्चा जिसका रहा होगा जनरल रानी नूर जहान, इसके अलावा बहुत सारी 500 खबरतीन थी टोटल। तो लोहा पहाड़ भी नहीं था उस वक्त। बहरहाल याया खान था। तो शमशाद अहमद खान कहते हैं कि एक पागल जर्नल को भुट्टो ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, भुट्टो ने उसे आगे लगाया और मुल्क तोड़ दिया। ये शमशाद अहमद खान कहते हैं, ये शमशाद अहमद खान कहते हैं कि भुट्टो ने और याया ने मिलकर मुल्क तोड़ दिया। यानी 71 से लेकर आज तक जनरल बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में कहा था कि बार बार जर्नैलों पे इल्जाम धरा जाता है, ये फौजी शिकस्त नहीं थी, ये बिल्कुल फौजी शिकस्त थी। इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो डबल रोल प्ले कर रहा था। भुट्टो मक्कार था, भुट्टो एआर था, भुट्टो साजिशी था, और इन्होंने प्लान बनाया था, लंदन प्लान, कि मैं वजीर आजम बनूंगा और तुम ताहयात सदर रहोगे।
फिर दोनों के साथ क्या हुआ वो आप अच्छी तरह जानते हैं। शमशाद अहमद खान ने कहा कि बड़ा खूबसूरत खेला जुल्फकार अली भुट्टो ने, एक पागल जर्नैल को आगे लगाया, वरना जो है वो भुट्टो इस कद काट का सियासतदान नहीं था। हाँ, वडेरा जरूर था, जागीरदार जरूर था, लेकिन अयूब ने, फिर सिकंदर मिर्जा ने और फिर जनरल याहिया ने उसकी मदद की, उसको जो है वो कौमी धारे में लाए और उसको लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, वरना वो एक मुंतकिम मिजाज, एक सख्त और एक फिरौन किस्म का वडेरा था और जागीरदार था, और भुट्टो ने एक पागल जनरल को जो है वो इस्तेमाल किया। बहरहाल वो जनरल आर्मी चीफ था, वो आर्मी चीफ कैसे बना, वो मेजर जनरल पहले कैसे बना, वो ब्रिगेडियर पहले कैसे बना, जो महाज छोड़ के हेलीकॉप्टर पे जनरल रानी को मिलने चला जाता था, वो लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बना, फिर वो आर्मी चीफ कैसे बना। हालांकि हमने होश संभाला तो हम सुनते आए हैं कि जो है ना ये सबसे मेरिट वाला इदारा है, सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा है, और जो है ना वो यहाँ पे बड़ा मेरिट होता है। बहरहाल अगली खबर ले लें। अगली खबर यह है कि सिंध के साबिक आईजी हैं, नाम है इनका गुलाम हैदर जमाली। इनको तलब किया गया है कि इन्होंने सिर्फ 15 करोड़ का जो है वो गबन किया है। कमाल करते हैं पांडे जी, हो सिंध, हुकूमत सिंध की हो, बंदा सिंध पुलिस का आईजी हो, तो बंदा जाकर गुलाम हैदर जमाली पे लानतें भेजे बराह रास्त कि 15 करोड़ का गबन, ये गबन होता है। यानी आप उधर डॉक्टर आसिम को देखें 463 अरब का गबन, आप उधर शर्जील इनाम मेमन को देखें, दलाल को पत्नी 400 कितने उसका अरब का गबन, ये 15 करोड़ का जी इनको तलब कर लिया गया है गुलाम हैदर जमाली को। ये खबर आपके सामने रखनी थी। इसके अलावा आपके सामने खबर रखनी है कि कतर पहला मुल्क बन गया है जिसने ईरान के जो फ्रीज असासे हैं, जो बकाया जात हैं, वो अदा करने की हमायत की है। कतर ने कहा है कि हमारे पास 6 अरब डॉलर्स मौजूद हैं ईरान को, और कतर किसी भी वक्त वो 6 अरब डॉलर जो है वो रिलीज कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि फिर ये जो अरब ममालिक हैं मशरिक वस्ता के, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना अबरू के इशारे के मुंतजिर रहते हैं। मेरा ख्याल है जब तक कतर को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा कतर ये काम नहीं करेगा। बहरहाल उसने इससे इत्तेफाक किया है। आखिरी खबर आपके सामने जो है वो रखनी है। वो आखिरी खबर ये है कि मुकम्मल तौर पे चेकअप हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में सूजन है, डोनाल्ड ट्रंप के जो हाथ हैं वो जख्मी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो गर्दन है वो गर्दन पे जख्म का निशान है, और जो टांगे हैं वो भी सूजी हुई हैं। ये बात ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 ईयर्स है, 79 साल है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सदर को मुकम्मल तौर पे अपनी जिम्मेदारियों के लिए फिट करार दिया है कि सदर मुकम्मल तौर पे फिट हैं, अमेरिका का बेड़ा गर्क करते रहें, इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका की मेशत डुबोते रहें, अमेरिका को अंदर से कमजोर करते रहें, और जो तारकीन वतन हैं उनके खिलाफ आग उगलते रहें। बहरहाल डॉक्टर्स ने उनको फिट करार दिया है कि वो सारी जिम्मेदारियों के लिए जो है वो फिट हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। यहां से मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आपको बताया कि आप इंशाल्लाह 25 मिनट से ऊपर नहीं जाएंगे। आप नाराज न हुआ करें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।